दुनिया में कुछ ही लोग हैं जिनके बारे में आप कुछ बुरा बोलना छोड़िए मगर सिर्फ थोड़ी वाजिब आलोचना भी करेंगे तो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। इनमें आते हैं लोगों के परिवार, उनके माँ बाप और उनके भगवान। और इन्हीं माँ बाप और भगवान के बीच में बैठे हैं कुछ और लोग, जिनमें से एक है इलॉन मस्क। अब मैं इलॉन मस्क को शैतान नहीं मानता, ना उनको कोई हीरो। इलॉन मस्क मेरी नजरों में एक बेहतरीन बिजनेसमैन है, मगर एक जीनियस नहीं। अमेरिकन पॉलिटिक्स में इलॉन मस्क काफी वक्त के लिए एक लिबरल हीरो थे और एक राइट विंग विलन, और अब उसका उल्टा हो गया और वो राइट विंग हीरो बन गया और लिबरल विलन। जिन वजहों से इलॉन मस्क एक लिबरल हीरो थे और राइट विंग विलन, और जिन वजहों से वो एक लिबरल विलन और राइट विंग हीरो बन गए, वो सारी चीजों में सबसे बड़े हैं क्लाइमेट चेंज और मास्क या लॉकडाउन्स, जो इंडिया में ज्यादातर लोगों ने माना क्योंकि इस देश के लोग साइंस से ऊपर अपनी भावनाओं को नहीं रखते, और फ्री स्पीच, जो इस देश के लोग ज्यादातर नहीं मानते। ये दोनों समस्याएं अमेरिकन पॉलिटिक्स से गायब नहीं हुई हैं, और इलॉन मस्क का व्यवहार जहां पे उनको फायदा दिखे उस तरफ ढल जाने का है। इसकी वजह है कि उनकी सारी कंपनीज का मेन सेलिंग पॉइंट, जिससे लोग उनके बिजनेस में दिलचस्पी रखते हैं, वो खुद इलॉन मस्क हैं। और ये जानते हुए वो अपने आप को और बिलियनर से अलग रखते हैं। ये एक वजह है जिससे इलॉन मस्क एक बेहतरीन बिजनेसमैन है। और भी वजहें हैं जो मैं आपको आगे बताता रहूंगा। उससे पहले जीनियस समझना जरूरी है। जीनियस से संवाद में हम सिर्फ इन्वेंटर्स को समझेंगे। तो टेस्ला, लियोनार्डो दा विंची, टिम बर्नर्स-ली जिन्होंने इंटरनेट बनाया, ऐसे लोगों को आइंस्टाइन, डार्विन, सीवी रमन। अगर आप रमन इफेक्ट नहीं जानते तो पिंक फ्लॉयड की मशहूर एल्बम की तस्वीर ऐसी क्यों है, उसकी वजह है रमन इफेक्ट। हम डिस्कवरीज या एक्सप्लेनेशंस की बात नहीं कर रहे, हम इन्वेंशन और इन्वेंटर्स की बात करेंगे। तो चलिए इलॉन मस्क और उनके जीनियस को हम थोड़ा करीब से देखते हैं। मगर उससे पहले कुछ बातें इलॉन मस्क के बचपन के बारे में। इलॉन मस्क पैदा हुए थे साउथ अफ्रीका में और उनके बाप के पास एमरल्ड माइंस थे। उनके ही बाप के शब्दों में वो अपना प्लेन बेचने के लिए इंग्लैंड जा रहे थे, मगर उनका प्लेन डाइवर्ट हो गया क्योंकि जिस जगह उनका स्टॉप ओवर था, जेदा, वहां कोई फेस्टिवल चल रहा था और उनको जाम्बिया में लैंड करना पड़ा। जाम्बिया में वो कुछ इटालियंस को मिले जिनको उनका प्लेन पसंद आया और उन्होंने वो प्लेन खरीद लिया। वहीं पे उस पैसे से उन्होंने एक एमरल्ड माइन को खरीदा। वो बताते हैं कि उनके पास इतना पैसा था कि उनको अपना सेफ बंद करने के लिए मदद चाहिए होती थी, और एमरल्ड्स इलॉन मस्क ने खुद जब वो एक टीनेजर थे तो अपने भाई के साथ बेचा था। इलॉन मस्क अपने बाप की बात को नकारते हैं और उन दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं है। काफी पिटे थे इलॉन मस्क और स्कूल में भी बुली किया जाता था उनको। फिर भी इलॉन मस्क बोलते हैं कि जब वो अमीर बन गए तो उन्होंने अपने पिता का ख्याल रखा। इलॉन मस्क की पहली कंपनी Zip2 एक ऑनलाइन येलो पेजेस की कंपनी थी। येलो पेजेस एक टेलीफोन डायरेक्टरी होती है जहां बिजनेसेस और लोकल बिजनेसेस को आप ढूंढ सकते हैं। उस वक्त के लिए 1995 ऐसे ज्यादा कोई वेबसाइट्स नहीं थे और उनकी सोच और विजन को आप यहीं से पहचान सकते हैं। वो इंटरनेट बिजनेस पे नजर लगाए रखे थे। उसके ही एक साल पहले एक ऑनलाइन बुक शॉप खुली थी जिसका नाम शायद आप जानते होंगे, Amazon। जी, 1995 में इलॉन मस्क ने Zip2 और 1994 में जेफ बेजोस ने Amazon खोला था।
इंटरनेट पे ये शुरुआती कंपनीज थी, मगर जहां अमेज़न बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया, और बढ़ता चला गया, इलॉन मस्क ने Zip2 बेच दिया, क्योंकि वो हमेशा से एक ऑनलाइन बैंक को चलाने की उम्मीद रखते थे। इससे आया X.com, जहां उन्होंने वापस कुछ ऐसी चीजें की जो अब ज्यादातर बैंक्स और एप्स करते हैं, जैसे कि ज्वाइन करने के लिए और किसी और को ज्वाइन कराने के लिए कुछ पैसे या क्रेडिट। मगर जहां तक X.com एक ऑनलाइन बैंक था, कन्फिनिटी एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, और इनके मर्जर के बाद पेपैल बना, जो अभी तक एक फेमस ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन है UPI की तरह। मगर जहां तक पेपैल अपने समय में अजब था, UPI अब दुनिया का एक बेहतरीन पेमेंट ऑप्शन बन चुका है। मगर पेपैल की सफलता कन्फिनिटी के समय नहीं आई, ना जब इलॉन मस्क की कंपनी के साथ मर्जर हुआ। पेपैल की सफलता eBay के साथ जुड़ी है, जब इलॉन मस्क वो कंपनी छोड़ चुके थे। eBay ने जब पेपैल को खरीदा और अपने ऑनलाइन मार्केट के साथ जोड़ दिया, उसके बाद पेपैल की पॉपुलैरिटी बढ़ गई। पेपैल के बाद इलॉन मस्क एक और कंपनी ज्वाइन करते हैं, और इसका नाम आपने सुना होगा, टेस्ला 2003 में मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टैपनिंग ने शुरू किया था, और उनका फोकस हमेशा से इलेक्ट्रिक कार्स पे था। एबरहार्ड के शब्दों में, वो टेस्ला को सिर्फ एक गाड़ी की कंपनी ही नहीं, मगर एक टेक्नोलॉजी कंपनी भी देखते थे। 2004 में इलॉन मस्क ने टेस्ला में इन्वेस्ट किया, और उनकी मशहूर गाड़ी टेस्ला रोडस्टर के डिजाइन को उन्होंने हेड किया। टेस्ला रोडस्टर वो गाड़ी है जिससे लोग इलेक्ट्रिक कार्स को एक अलग नजर से देखने लगे। टेस्ला रोडस्टर 2008 में लॉन्च हुई, और कुछ ही महीनों बाद उसे वापस बुला लिया गया, डिजाइन प्रॉब्लम्स की वजह से। दूसरी रोडस्टर फ्रांज वॉन हॉल्जहाउसन ने डिजाइन किया। तब तक इलॉन मस्क के कई कंपनीज थे, तो जाहिर है वो एक प्रोडक्ट पे इतना वक्त लगा नहीं सकते थे। रोडस्टर का प्री ऑर्डर 2017 में शुरू हुआ, मगर अभी तक रोडस्टर की डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई। यही सच है टेस्ला की साइबर ट्रक के बारे में। टेस्ला की दूसरी कार मॉडल एस ने रोडस्टर की तरह लोगों की नजर वापस इलेक्ट्रिक कार्स पे ले आई। सेल्फ ड्राइविंग कार्स एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर टेस्ला ने इसे दुनिया में मशहूर कर दिया। और मॉडल एस के बाद मॉडल एक्स, और फिर टेस्ला की सबसे मशहूर कार मॉडल 3, जिसने कार्स की इंडस्ट्री को हिला दिया। जहां तक टेस्ला का कार्स की इंडस्ट्री में मेन मार्केट शेयर गिर रहा है, इसकी वजह ये नहीं कि टेस्ला कम गाड़ियां बेच रहा है, मगर वो मार्केट बढ़ रहा है जिसकी वजह टेस्ला खुद है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मॉडल एस की प्रसिद्धि और मॉडल 3 और सारी टेस्ला की गाड़ियां जो चली, उनकी सफलता से और कार कंपनीज जो शायद इलेक्ट्रिक कार्स के मार्केट में सालों बाद आते, उन्होंने अपना प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक कार्स के लिए बढ़ा दिया। मगर जहां तक इलेक्ट्रिक कार्स का मार्केट बढ़ रहा है, जिसमें टेस्ला का एक बड़ा हाथ है, सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर, जो एक और वजह थी टेस्ला की प्रसिद्धि की, जो इलॉन मस्क का प्रॉमिस था कि 2015 में 2016 तक हो जाएगा फुल्ली सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जहां पे आपको हाथ स्टीयरिंग व्हील पे रखने की जरूरत नहीं, आपको सड़क पे नजर लगाए रखने की जरूरत नहीं। और यही प्रॉमिस 2016 में कि 2017 तक हो जाएगा, 2017 में 2018, 2018 में 2019 और 2019 में 2020। आप समझ गए होंगे, ये वीडियो देखिए। Autonomous cars will definitely be a reality. A Tesla car next year will probably be 90% capable of autopilot. Like, so 90% of your miles could be on auto. You know, for sure highway travel. We're probably only a month away from having autonomous driving, at least for highways and for relatively simple roads. I mean, my guess for when we will have full autonomy is about 3 years. 3 years, approximately 3 years. I think probably by end of next year, self-driving will encompass essentially all modes of driving and be at least 100 to 200% safer than a person.
इसी वक्त के दौरान 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी को खरीद लिया और टेस्ला सोलर के नाम से अपने रिन्यूएबल एनर्जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए सोलर पैनल्स बेचने का काम शुरू कर दिया। मगर जहां तक दुनिया के ज्यादातर कंपनीज और गवर्नमेंट सोलर पैनल्स को सस्ता बनाने की कोशिश में है, जैसे इंडिया में प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो सोलर एनर्जी को किसानों में बढ़ावा देने की कोशिश में है, उसके अलावा सोलर पार्क्स और सोलर पैनल्स को सब्सिडाइज करते हुए उनको सस्ता बना रहा है। इलॉन मस्क ने डिजाइन की ओर ध्यान देते हुए सोलर पैनल्स को सुंदर बनाने की कोशिश की और उनको और महंगा कर दिया। टेस्ला सोलर एक कामयाब कंपनी नहीं है। इसके अलावा न्यूरोलिंक उनकी एक और कंपनी है जिसमें वो लोगों के दिमाग में एक चिप डालना चाहते हैं एआई इंटीग्रेशन के साथ या अल्जाइमर और डिमेंशिया पेशेंट्स के लिए। एस्टर सेगल जिन्होंने रिसर्च हेड करी थी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पे, जहां वो ये सिग्नल्स देके जो लोग पीड़ित हैं उनकी मदद कर सकते हैं, उन्होंने 2 तरीके ढूंढे थे। एक स्कल में चिप जैसे न्यूरोलिंक और दूसरा एक नेजल स्प्रे। इस पे अभी कई लोग रिसर्च कर रहे हैं, मगर ज्यादातर साइंटिस्ट और साइंस जर्नल्स जिनमें से MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू भी न्यूरोलिंक को एक टेक्नोलॉजी ड्रामा बताते हैं जो कोई नई रिसर्च प्रस्तुत ना करते हुए सिर्फ प्रोमिसेस कर रहा है। एक और पहलू है कि जानवरों पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, मगर ज्यादातर न्यूरोसाइंटिस्ट जो इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं वो जानवरों पे ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। न्यूरोलिंक के बाद आता है हाइपरलूप। एक वैक्यूम सिस्टम से चलती हुई ट्रेन नई नहीं है और एयर कुशन टेक्नोलॉजी पे जनरल मोटर्स भी काम कर चुके हैं बिना कोई सफलता के। एक एयर कुशन सिस्टम वैक्यूम सिस्टम के साथ हाइपरलूप बनाता है। अभी तक तो हाई स्पीड रेल्स का जमाना है और इंडिया भी इसी की ओर बढ़ रहा है, मगर इंडिया एक हाइपरलूप सिस्टम भी डेवलप कर रहा है IIT मद्रास के साथ। इसके अलावा वर्जिन कंपनी और टेस्ला ने हाइपरलूप छोड़ा नहीं, तो शायद इस पे किसी इनोवेशन के बाद कोई सफलता मिले। अभी तक हाइपरलूप की सबसे तेज गति पैसेंजर्स के साथ वर्जिन कंपनी ने करी। 2 लोग एक ट्यूब में बैठाए गए और 175 km/h की स्पीड से चले। वंदे मातरम 160 km/h की स्पीड से चलती है और टेस्टिंग के दौरान 180, जापान में बुलेट ट्रेन 320 और स्पेनिश हाई स्पीड ट्रेन 350। मगर हाइपरलूप जहां तक बात करी जा रही है इसको दुगना कर सकता है, मगर छोटी सी दूरी के लिए नहीं। और फिर सवाल उठते हैं उनके कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट पे और मेंटेनेंस। सारे हाइपरलूप प्रोजेक्ट्स में इंडियन प्रोजेक्ट है जो सबसे सस्ता है। अब इलॉन मस्क की जिस कंपनी में मैं सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखता हूँ उस पे आने से पहले हम चलते हैं उस कंपनी के पास जिसने मुझे सबसे ज्यादा निराश किया। और उस कंपनी पे आने के लिए चलिए गेम खेलते हैं। मैं कुछ डिस्क्रिप्शंस आपको दूंगा और आप मुझे बताएं कि आप किस चीज के बारे में सोच रहे हैं। तो शुरू करते हैं। एक गाइडेड सिस्टम जहां आपको स्टीयरिंग व्हील इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं, आपको कुछ भी चलाने की जरूरत नहीं, वो ट्रैफिक के साथ नहीं चलती, ट्रैफिक में फंसती नहीं। मैं आपको 1-2 पल देता हूँ इस पहेली के बारे में सोचने के लिए। अगर आप बंगाल के ट्रैम्स के बारे में सोच रहे हैं तो 21वीं सदी में आइए मेट्रो के बारे में सोचिए। मगर इलॉन मस्क के लिए मेट्रो किसी भी सवाल का जवाब नहीं। उन्होंने सोचा था एक गाइडेड सिस्टम जहां प्राइवेट गाड़ियां या एक टैक्सी शटल सर्विस एक टनल में तेज गति से जा सकती है। मगर जैसा हमने देखा टेस्टिंग में बोरिंग कंपनी 50 mph या 80 km/h की स्पीड और पब्लिक के लिए खुला तो 35 mph या करीब 60 km/h की स्पीड से चल रही है। इसके अलावा वो एलिवेटर्स जो प्रेजेंटेशन में दिखाए गए वो नहीं है। और जो काफी एक्सपर्ट्स ने बताया था कि आखिर में चाहे 100 या 200 की स्पीड से चले, अगर प्राइवेट गाड़ियां हैं तो उन्हें रोड पे वापस आना पड़ेगा, जिससे क्लॉगिंग या चोकिंग पॉइंट्स बनेंगे। ये बात अभी भी सही ही है। और अगर शटल सर्विस है तो एक प्राइवेट टैक्सी लेन से ज्यादा अलग नहीं।
और इनको अगर हम मेट्रो से कंपेयर करें, जैसे दिल्ली मेट्रो जो ज्यादा लोगों को आसानी से दिल्ली के अलग अलग जगहों तक ले जाता है, तो बोरिंग कंपनी कोई बेहतर अल्टरनेटिव नहीं दिखाता। मगर दिल्ली की अमेरिकन सिटी से तुलना ठीक नहीं, क्योंकि ज्यादातर अमेरिकन शहर गाड़ियों के लिए ही बने हैं। इंडिया में भी जो नए शहर उभर रहे हैं, उनमें से कुछ उस प्लान को फॉलो करते हैं। ज्यादातर ये शहर सबर्ब्स हैं या एक्सटेंशंस पहले से एस्टैब्लिश शहरों के। मगर इन शहरों में भी आगे जाते हुए मेट्रो की बात करी जा रही है और फ्लाईओवर्स और टनल्स की। बोरिंग कंपनी भी काफी हद तक एक टनल सिस्टम ही बन के रह चुका है, अच्छी लाइट्स के साथ। अब आते हैं उस मशहूर कंपनी के पास जिसपे मेरी सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। अभी तक जिन भी प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस की मैंने बात करी, उसमें आप इलॉन मस्क का विजन, एक सोच जो हर बिजनेसमैन के लिए जरूरी होता है, उसको आप देख सकते हैं। और उसके साथ उनके जीनियस होने की माया को। जरूरी नहीं है कि उनके बिजनेस कोई नए आइडिया से उभरते हैं, ना उन बिजनेसेस की सफलता जरूरी है, मगर ये जीनियस की माया कोई बुरी बात नहीं। फोर्ड ने कार्स की इंडस्ट्री मास प्रोडक्शन के साथ बदल दी, मगर टोयोटा और होंडा का इकोनॉमीज ऑफ स्केल से हमें और सस्ती गाड़ियां मार्केट में मिलती हैं। और ये डिसीजन वो बिजनेसमैन लेते हैं जो समझ सकते हैं कि वो कितना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं प्राइस नीचे करके और ज्यादा गाड़ियां बेच के। मैकडॉनल्ड्स ने बर्गर का आविष्कार नहीं किया, मगर एक क्वालिटी को मेंटेन करते हुए मैकडॉनल्ड्स ने फास्ट फूड इंडस्ट्री बदल दी। राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन का आविष्कार किया, मगर पैसिफिक साउथवेस्ट एयरलाइंस पहली कंपनी थी जिसने अपना मॉडल बदल के एयर ट्रैवल को सस्ता करने की कोशिश की और काफी हद तक सफल हुए। अब ज्यादातर लोग एक रॉकेट की टिकट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और जो कर पाए उनमें से आधे से ज्यादा रॉकेट में चलने के लिए तैयारी नहीं कर पाएंगे। 25,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलने के लिए आपको ट्रेन करना पड़ेगा। एस्ट्रोनॉट्स को बहुत कठिन ट्रेनिंग करनी होती है, मगर ये लक्ष्य कि इंसान मार्स पे जा सके, जिसकी डेट इलॉन मस्क ने 2020 में 2026 रखी थी, मगर कोरोना के बाद ये 2029 तक बढ़ा दिया गया। ये अगर 2035 में भी हो, और बेशक ये सिर्फ इलॉन मस्क नहीं है, नासा स्पेसएक्स के साथ जुड़ा है और नासा अभी भी स्पेस के मामले में सबसे आगे है। वो बस स्पेस ट्रैवल ही नहीं, उनका काम इससे कई गुना ज्यादा है। और जाहिर सी बात है कि अगर मार्स पे कॉलोनी बनाया जा सकता है, तो अमेरिका जो इससे कई गुनी छोटी चीजों के लिए भी जंग पे जा चुका है, वो और चाइना और शायद रशिया भी, अगर रशिया की हालत ठीक रही, इस रेस में रहेंगे। फिर भी ये लक्ष्य दुनिया को आगे बढ़ाता है। जब मैं ऐसी वीडियोस देखता हूँ तो मैं और आप भी समझ सकते हैं कि इलॉन मस्क एक बेहतरीन बिजनेसमैन बन गए हैं स्पेस के लिए। वो दुनिया की आंखें स्पेस की तरफ आकर्षित करते हैं, और जैसे इलेक्ट्रिक कार्स इलॉन मस्क के बड़े प्रोमिसेस और इंटरेस्ट के बगैर इतनी जल्दी इतना आगे नहीं आ पाता, स्पेस ट्रैवल भी इससे आगे बढ़ता है। और इससे वो सारे जीनियसेस जो इस सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको इस रास्ते पे आजादी के साथ बढ़ते रहने का मौका मिलता है। तो जी, इलॉन मस्क एक जीनियस नहीं है, ना हीरो ना विलन। ट्विटर मेरे हिसाब से इलॉन मस्क का एक और फेलियर बनेगा, मगर लोग उनको पसंद ना करते हुए स्पेसएक्स की सफलता को नीचे नहीं कर सकते। और बिजनेसमैन जैसे पैसा एक इंसान को और जंग देशों को टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, वैसे ही ये बिजनेसमैन भी इस सिस्टम में जरूरी हैं। और उनमें से कुछ ही हैं जो एक इंडस्ट्री को कई कदम आगे बढ़ा देते हैं। और इलॉन मस्क ज्यादातर बिजनेसमैन से अलग स्पेस पे ध्यान रखते हुए इस सपने को बढ़ावा दिया है और देते रहते हैं।